कांग्रेस और विपक्ष के लोग पीएम मोदी के सामने कहीं भी टिक नहीं पा रहे। पीएम मोदी लगातार देश सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन विपक्ष को सिर्फ विरोध से मतलब है। लेकिन अब देश के सामने विपक्ष के लोग एक्सपोज हो चुके हैं। पीएम मोदी आज सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि आज से विश्व के अग्रणी शीर्ष नेताओं में शुमार हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष की गाथा से भरा हुआ है। वस्तुतः वो संघर्षों की उपज है। वो ऐसे तपे तपाए जननेता हैं जिनमें कुंदन की कठोरता भी है और चंदन की शीतलता भी। उनके चिंतन में राष्ट्र, राष्ट्रबोध और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और इसी उदात्त भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने किशोरावस्था में अपना घर द्वार छोड़कर जन सेवा की और जो कदम बढ़ाए वो आज तक नहीं रुके। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रही है। चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने एसआईआर का विरोध किया था। अब कांग्रेस दोबारा एसआईआर के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में दिसंबर 2025 में रैली आयोजित करने जा रही है। दर्शकों, विपक्ष के लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप दर्शक एसआईआर के समर्थन में हैं तो कमेंट में यस लिखकर जरूर बताइए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता एसआईआर के पक्ष में है। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस घिर गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये रिपोर्ट। साथ ही अब दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, बिहार चुनाव में सफल एसआईआर के बाद अब चुनाव आयोग ने 12 राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का ऐलान किया है। इसी संबंध में मंगलवार को कांग्रेस में बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का विरोध करने के लिए दिल्ली में रैली की जाएगी। उधर केरल की सीपीआईएम सरकार ने एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार की मांग है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों तक एसआईआर प्रक्रिया स्थगित कर दी जाए। कोर्ट में दायर याचिका में उल्लेख किया गया है कि स्थानीय निकाय चुनाव 21 दिसंबर 2025 से पहले तक समाप्त कर लिए जाएंगे। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने उनकी मां की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का शुक्रिया अदा किया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए वाजेब ने दावा किया कि पिछले साल जुलाई में हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह के दौरान आतंकवादी आवामी लीग नेता को मारने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा एक अच्छा दोस्त रहा है। मुश्किल समय में भारत ने असल में मेरी मां की जान बचाई। उन्होंने कहा कि अपनी मां की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का हमेशा मैं आभारी रहूंगा। वाजेब ने दावा किया कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो आतंकवादी उन्हें मार देते। वाजेब का बयान ऐसे समय में आया जब इसी सप्ताह की शुरुआत में शेख हसीना को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में मौत की सजा सुनाई है। हसीना को पिछले साल जुलाई विद्रोह के दौरान उकसाने, हत्या का आदेश देने और अत्याचारों को रोकने में नाकाम रहने के लिए दोषी ठहराया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राहत देते हुए अपना 16 मई का फैसला वापस ले लिया है। अब पुराने फैसले में कोर्ट ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक परियोजनाओं को गिराने का आदेश दिया है, क्योंकि उन्हें जुर्माना भरकर बाद में पर्यावरण मंजूरी दी गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस लेने की अपील की थी, ये कहते हुए कि अगर ये लागू हुआ तो कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रोकना और ध्वस्त करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से फैसला पलट दिया। सीजेआई गवई ने कहा कि अगर मई का फैसला कायम रहता तो उड़ीसा में बने रहे एम्स, कर्नाटक के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और कई अन्य बड़े सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स को गिराना पड़ता, जिन पर जनता का हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ध्वस्त करने से न केवल भारी आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि बड़ी मात्रा में प्रदूषण भी फैल सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अंग प्रत्यारोपण के लिए एक गाइडलाइन बनाने पर सहमति जताई है। इससे गरीब लोगों को जीवन रक्षक सर्जरी का समान अवसर मिलेगा। कोर्ट ने इस फैसले में सरकार और याचिकाकर्ता से सुझाव मांगे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील के परमेश्वर ने सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच को बताया कि अंगों की उपलब्धता का एक नेशनल डेटा ग्रिड होना चाहिए।
इससे कतार में लगे संभावित मरीजों को पता चल सकेगा कि वो कहाँ खड़े हैं और उन्हें अंग मिलने की कितनी संभावना है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में मरीजों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने बिहार चुनाव नतीजों को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया। उदित राज ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव चुनाव जीते नहीं है बल्कि उन्हें जिताया गया। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में वोट काउंटिंग के दिन तेजस्वी यादव शाम तक पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर जिताया गया ताकि शोर शराबा ना हो। बिहार चुनाव पर कांग्रेस नेता उदित राज ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में कहा, साफ तौर पर ये मैंडेट मैनिपुलेटेड है, अनफेयर है, रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। अखिलेश यादव जहां तक कह रहे हैं कि ये वो लूट नहीं बल्कि डकैती है, बिहार में वोटों की डकैती की गई है। उदित राज ने कहा, जैसे तेजस्वी यादव को इन्होंने यानी चुनाव आयोग और बीजेपी ने जिता दिया है, मैं कहूंगा वो जीते नहीं है, इन्होंने जीताया है। मतगणना के दिन शाम तक तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे। अब इन्होंने सोचा कि जस्टिफाई करने के लिए चुनाव फेयर हुआ है या चुनाव हुआ भी तो जीता दिया, वरना तेजस्वी यादव को भी हरा देते। ये किसी को भी हरा देंगे। राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं, देश की जनता उनका साथ नहीं दे रही। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की करारी हार से राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब तो कांग्रेस के नेता भी पार्टी नेतृत्व को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी एक ही राग गा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, इसलिए कांग्रेस चुनाव हार जाती है। लेकिन जब कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की सरकार बनती है, तब कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन अब एक चिट्ठी से राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। जो बात बाहर आई है उसके बाद कांग्रेस के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, राहुल गांधी के लिए लगातार बुरी खबर सामने आ रही है। अब देश के 272 दिग्गजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में खुला खत जारी कर दिया है। इनमें 16 पूर्व जज, 223 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 14 पूर्व राजदूत और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इस पत्र में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वो लगातार बेबुनियादी आरोप के जरिए चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खुले पत्र में कहा गया कि भारत का लोकतंत्र आज किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि जहरीली राजनीतिक बयानबाजी से चुनौती का सामना कर रहा है। सिग्नेटरी में विपक्ष की ओर से ईसी के खिलाफ प्रूफ होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत या हलफनामा अब तक नहीं दिया गया, जिससे ये साबित होता है कि आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, सच्चाई नहीं। पत्र में राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों का जिक्र भी किया गया, जिनमें उन्होंने ईसी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। यहाँ तक कि कहा था कि उनकी खोज एटम बम जैसी है। पत्र में यह भी कहा गया कि इस तरह के बयानों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश झलकती है। दिग्गजों के अनुसार ईसी ने एसआईआर प्रतिक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किया है, कोर्ट की निगरानी वाले तरीकों से सत्यापन किया है, फर्जी वोटरों को हटाया है और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा गया है। ऐसे में ईसी को बीजेपी की बी टीम बताना एक राजनीतिक हताशा है, न कि तथ्यों पर आधारित आरोप। सिग्नेटरीज ने कहा कि जब विपक्षी दलों को राज्यों में अनुकूल चुनाव परिणाम मिलते हैं तो ईसी की आलोचना गायब हो जाती है, लेकिन प्रतिकूल परिणाम सामने आते हैं तो वो विलन बन जाता है। ये एक सिलेक्टिव आक्रोश राजनीतिक अवसरवाद को उजागर करता है। खुले पत्र में चेतावनी दी गई कि देश की मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं और गैर नागरिकों को हटाना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण भी देते हुए ये कहा गया कि दुनिया भर में नागरिकता आधारित मतदान ही लोकतांत्रिक आधारशिला माना जाता है। भारत को भी इसी कठोरता से अपनी मतदाता सूची की सुनिश्चितता बनाए रखनी चाहिए। दिग्गजों ने इसी से अपील की है कि वो पारदर्शिता बनाए रखें और आवश्यक हो तो कानूनी रास्तों से अपनी साख की रक्षा करें। साथ ही राजनीतिक दलों से कहा है कि वो बिना सबूत आरोप लगाने के बजाय नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करें और लोकतांत्रिक फैसलों को सम्मानजनक रूप से स्वीकार करें। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद भी शामिल हैं। इसको लेकर एसपी वैद का कहना है कि चिट्ठी लिखने वाले सभी बुद्धिजीवी, हाईकोर्ट के जज, आर्मी और सुरक्षा बलों से जुड़े अधिकारी समेत पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता सिर्फ देश के लिए है, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं कि विपक्ष एक मजबूत भूमिका निभाए, लेकिन विपक्ष के नेताओं को संवैधानिक संस्थानों को निशाना बनाना और देश के खिलाफ बोलना शोभा नहीं देता।
पहले राहुल गांधी भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे। ऐसे कई उदाहरण भी है। सुरक्षा बल आपके भी है, सिर्फ सरकार के नहीं। उनकी आलोचना करना मतलब देश की आलोचना करना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूछते हैं कि कितने जहाज गिरे। आपने पाकिस्तान से पूछा कि कितने जहाज गिरे। उन्हें सुरक्षा बलों से पूछना चाहिए था कि आपने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए। एक्सपर्ट्स ने साफ बताया कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। अगर एक्सपर्ट्स को दिखता है तो राहुल गांधी को ये क्यों नहीं दिखता? आप तो अपनी ही सेना से सवाल पूछते हैं कि कितने जहाज गिरे। वहीं इस पत्र से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सुना है कि कुछ लोगों ने चुनाव आयोग की धांधली का पर्दाफाश करने पर राहुल गांधी की निंदा की है। कौन है ये लोग? 140 करोड़ के देश में ये 272 लोग कितने प्रतिष्ठित हैं, ये तो नहीं पता। लेकिन बीजेपी रोजगार एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर है, वरना वोट चोरी के इतने सारे सबूत देखकर भी आंखों पर पट्टी बांधना और उल्टी बातें करने वालों में कोई भी पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? पुलिस वाले कानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे, पूर्व उच्चायुक्त फेल्ड विदेश नीति पर नहीं बोल रहे, रॉ वाले पहलगाम से लेकर दिल्ली बम ब्लास्ट की विफल इंटेलिजेंस पर नहीं बोल रहे, लेकिन सबके सब चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस की करारी हार से पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर राज्य की सत्ता में वापसी की, जबकि विपक्षी महागठबंधन को केवल 35 सीटें ही मिली। एनडीए की जीत में बीजेपी सबसे आगे रही, जिसने 89 सीटें हासिल की। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 85 और चिराग पासवान की पार्टी ने 19 सीटें हासिल की। महागठबंधन दलों में प्रमुख दल राजद की सीटें घटकर 25 रह गई, जबकि कांग्रेस को केवल 6 सीटें ही मिल सकी। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए ने कुल 40 सीटों में से 30 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी और जेडीयू को 12-12 सीटें मिली। और वहीं चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो 5 सीटें उन्होंने जीती थी। वहीं महागठबंधन ने 9 सीटें जीती, जिसमें राजद को 4, कांग्रेस को 3 और दूसरी अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिली। शेष 1 सीट एक निर्दलीय ने जीती। बिहार के अलावा बीजेपी ने हाल ही के वर्षों में कई चुनावों में, चाहे बीजेपी अकेले लड़ रही हो या फिर एनडीए गठबंधन के साथ, शानदार जीत हासिल की है और कई राज्यों में विपक्ष को धूल चटाई है। 288 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा के लिए नवंबर 2024 में हुए चुनावों में महायुति या फिर एनडीए ने 232 सीटें जीतकर भारी जीत दर्ज की, जिसमें बीजेपी ने 132 सीटों के साथ शीर्ष पर रही। विपक्षी महाविकास अघाड़ी सिर्फ 46 सीटें जीत सकी। हालांकि विधानसभा चुनावों में 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में महायुति को केवल 17 सीटें, बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को 1 मिली थी, जबकि एमवीए को 30 सीटें मिली थी। वहीं 2024 के ओडिशा विधानसभा चुनावों में बीजेपी पहली बार अपने दम पर राज्य में सत्ता में आई और बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक के 5 कार्यकाल के शासन का अंत हुआ। बीजेपी ने इस राज्य में 147 सीटों में से 78 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 51 सीटें और कांग्रेस को 14 सीटें मिली। ओडिशा में एक साथ हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 21 में से 20 सीटें जीती, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। वहीं आंध्र प्रदेश में भी 2024 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए। एनडीए, जिसमें एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी और पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी जेएसपी के अलावा बीजेपी शामिल रही और लोकसभा चुनावों में 25 में से 21 सीटें जीतकर सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। वहीं नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 230 सीटों पर भाजपा ने 160 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी। विपक्षी कांग्रेस वापसी करने में नाकाम रही, उसे सिर्फ 66 सीटें ही मिली। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राज्य में फिर से जीत हासिल की और सभी 29 सीटें जीत ली। दिसंबर 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनावों की बात करें तो सत्तारूढ़ बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। ये राज्य के चुनावी इतिहास में किसी भी पार्टी द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च संख्या थी। कांग्रेस को अपनी सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा, उसे केवल 17 ही सीटें मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 25 में से 24 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को केवल 1 ही सीट मिली। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस की लगातार हार हो रही है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी वोट चोरी का राग नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें